एक और सवाल देता आपको इंटरेस्टिंग, देखते कौन सा बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है कौन सा बच्चा नहीं। इंटरेस्टिंग है इसलिए बोल रहा। M2 M1, M2 और M1 करेक्ट। ये अभी इक्विलिब्रियम पे है और M1 M2 पे रखा हुआ है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K है। क्वेश्चन ये है फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड of resultant motion। Find the time period and amplitude of resultant motion। बताओ। तो ये क्वेश्चन में एक और आप पॉइंट ऐड कर लो ना। M1 is removed from M2, removed from M2, then find the time period and amplitude of resultant SHM। then find the time period and amplitude of resultant SHM। ठीक है ना। अब आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक और एकमात्र ही तरीका है। आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, ठीक है। देखो कैसे कि अगर मैं ऑब्जर्व करूं ये M2 है और ये M1 है, करेक्ट। और ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहां से ये नीचे है M1 प्लस M2 G/K, करेक्ट। यहाँ फिर जैसे ही M1 को हटाया गया, जैसे ही M1 को हटाया गया तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या यहां शिफ्ट हुआ M2, और वो उतना ही नीचे शिफ्ट हुआ होगा जितना M1 ने एक्स्ट्रा दिया होगा। M1 सॉरी ये नहीं, वो उतना ही नीचे इधर ऊपर आया होगा। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है M1 G/K, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा एलोंगेशन M1 के कारण आया था वो हट जाएगा, जितना एक्स्ट्रा एलोंगेशन M1 के कारण आया था वो हट जाएगा। अब इसकी पोजीशन ये रहेगी और इसका एक्सट्रीम पोजीशन ये रहेगा। आप एक चीज समझो, यहाँ पे था एक ब्लॉक हटा दिया तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये कितना नीचे था M1 G/K। तो इसका मेरे हिसाब से तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए M1 G/K। और टाइम पीरियड तो सीधा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड तो सीधा ही अपन बता सकते हैं K/M2, है कि नहीं। एक सेकंड 2/√M2/K, सीधा ही हम बोल सकते हैं। तो यहां तक आपको एक चीज समझ में आना चाहिए। देखो पहले दो ब्लॉक रखे हुए थे तो वो कितना नीचे था M1 प्लस M2 G/K, करेक्ट। जैसे ही हटा दिया आपने ऊपर वाला ब्लॉक तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना नीचे आना चाहिए यहां तक M2 G/K। इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना नीचे आना चाहिए यहां तक M2 G/K। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। जैसे ही यहां तक इक्विलिब्रियम पोजीशन आया तो आप सीधा बोल सकते हैं M1 G/K ये M2 G/K है, करेक्ट। तो यहां तक आपको एक चीज समझ में आ गया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये मैक्सिमम पहले से कितना दूर था M1 G/K। तो उसका एम्पलीट्यूड भी तो वही होगा क्योंकि इसको एक्स्ट्रा और खींचेगा कौन सा वाला फोर्स ये भी तो आपको पता नहीं। इसको एक्स्ट्रा खींचेगा कौन सा वाला फोर्स ये भी तो आपको पता नहीं।
तो मेरे हिसाब से तो इतना ही है, क्योंकि यही एक्स्ट्रा लेंथ था और यही इसने खींचा है कि नहीं। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में भी आया होगा। चलो फिर इस टाइप का मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ कि आपको अच्छा लगे और मजा आए। ठीक है, एग्जाम्पल, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अरे एक सेकेंड, एक और क्वेश्चन ऐसा है, ये है स्प्रिंग। ये है ब्लॉक एम। ठीक है, यहां से आ रही है गोली रफ्तार से, इसके पास है वी नॉट स्पीड, और इसका मास है छोटा सा एम, इसका मास है छोटा सा एम, और ये है के। करेक्ट, ये है के। अब यहां पे इतना समझ लो कि बुलेट अंदर घुस गई, बुलेट अंदर घुस गई, बुलेट अंदर घुस गई। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ न्यू एसएचएम। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ न्यू एसएचएम। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ न्यू एसएचएम। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ न्यू एसएचएम। बताइए कैसे करेंगे। जब ये बुलेट मास को टकराएगी, एट दैट इंस्टेंट इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल फोर्स इंपल्सिव फोर्स नहीं है। ठीक है, तो एट दिस मोमेंट क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, वी। तो अगर अपन डायग्राम देखें, एम वी नॉट इज इक्वल टू एम प्लस एम वी। तो अपन डायग्राम को ऑब्जर्व करें, तो इनिशियली इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां था, यहां था। देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, हाँ, यहाँ एम जी बाय के। करेक्ट, जैसे ही बुलेट इसमें घुसी, ठीक है, यहां इसका मास हो गया एम प्लस एम, और इसके पास यहाँ पे v वेलोसिटी हुई होगी, और इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां हुआ नीचे, और ये होगा एम जी बाई के, और नीचे आया होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर देखा जाए तो एम प्लस एम जी बाई के। यहां तक बात समझ में आती है, सही है। तो आप सीधा v को यहां से भी देख सकते हैं, एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम। करेक्ट, और आपको निकालना है, आपको निकालना है टाइम पीरियड। तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो आपको मालूम है एट दिस मोमेंट मुझे वेलोसिटी मालूम है, एट दिस मोमेंट मुझे वेलोसिटी मालूम है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे v क्या है, एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, एम स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां से आपको समझ में ये आता है कि ये जो x है, ये जो हर एक चीज है, इस तरह से सॉल्व करके आप ओमेगा लाओगे, इस तरह से सॉल्व करके आप ओमेगा लाओगे। और एम्पलीट्यूड क्या है, देखा जाए तो एम्पलीट्यूड है m प्लस एम जी बाय के। तो ऐसा भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम
इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए माइनस एक्स क्या है, ये है ए, ये है एक्स, ए माइनस एक्स इज एम जी बाई के और ए प्लस एक्स इज इनटू एम प्लस टू एम जी बाई के। सही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक बात आती है। तो इसको आप क्या करोगे, सीधा सॉल्व, ओमेगा निकालने की यहाँ से कोशिश करोगे। यहाँ पे जो वी नॉट है, जैसे इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है, ये तो अपन ने सिचुएशन बनाई, ठीक है। इसको आप ऐसे सॉल्व कर भी सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं भी करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस सिचुएशन के लिए, ये तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में दो मासेस है, तो आप सीधा बोल सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम प्लस कैपिटल एम। आप सीधा यहाँ से ओमेगा को भी डिफाइन कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि ये सीधा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही है ना। बाद में जैसे ही बुलेट टकराई तो इसमें क्वेश्चन जनरली ये पूछे जाते हैं, एक तो टाइम पीरियड तो पूछेगा ही नहीं इसमें, क्योंकि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ बुलेट टकराना वगराना फलाना ढिकाना धमकाना, करेक्ट। यहाँ पे ये पूछता है कि ये वेलोसिटी क्या है। क्वेश्चन पूछने के भी तरीके हैं इसमें। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा ये वेलोसिटी कितनी है, सच दैट ये टकराने के बाद इसका टाइम पीरियड इतना है, या तो इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है, अपन ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, करेक्ट। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ बचता ही नहीं कि जो आप डिस्कस कर पाओ। मैंने आपको ये भी बता दिया कि बुलेट जब टकरा रही है तो मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। मोमेंटम कंजर्व होने के बाद इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन उसका यहाँ था, बुलेट टकराने के बाद उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे शिफ्ट हुआ है। तो उसके बाद उसका टाइम पीरियड वी क्या होगा, वी का फॉर्मूला भी अपन लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से, है कि नहीं। वी का फॉर्मूला भी अपन लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो यहां तक भी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये मतलब इसके सारे एस्पेक्ट मैंने डिस्कस इसी क्वेश्चन में कर दिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट। देखो ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा क्वेश्चन है, ये कैपिटल एम, इस पे स्मॉल एम, ठीक है। और ये दोनों चिपके हुए नहीं है, एम स्मॉल एम इज जस्ट प्लेस्ड ऑन कैपिटल एम, एम इज जस्ट प्लेस्ड ऑन दिस, फाइंड मैक्सिमम possible value of x such that small m will not detach from capital M. Small m will not detach from capital M. Find maximum possible value of x such that small m will not detach on capital M. ये चीज आपको समझ में आती है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे एक चीज बताओ कि हाउ वी डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। या तो स्मॉल एम मत लो, आप सीधा यही ले लो, क्योंकि सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। एम, एक ब्लॉक चिपका हुआ है, एक ब्लॉक चिपका हुआ नहीं है, ठीक है।
क्योंकि कैसा है वो बार बार ये एम वो एम में कंफ्यूज हो जाओगे तो, और सिंपल आपको ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करके बताओ मेरे को। ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा है, एक्स compressed and released, compressed and released, ये है यहां तक ये कंप्लीट क्वेश्चन। अब कोशिश करो जरा सॉल्व करने की। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते अपन थोड़ा सा। देखना यहाँ पे ये अटैच्ड है, मान लेते ये इसका नेचुरल लेंथ है, मान लेते ये इसका नेचुरल लेंथ है। ठीक है, अब देखो कि अगर नेचुरल लेंथ से ये दोनों ब्लॉक्स कितने डिस्टेंस दूरी पे होंगे, m, स्मॉल m। नेचुरल लेंथ से ये नीचे होंगे 2mg/k, अगर जहां तक मुझे समझ में आता है नेचुरल लेंथ से ये दोनों ब्लॉक 2mg/k पे होंगे नीचे, है कि नहीं? अगर 2mg/k पे नीचे है तो हम इसको मैक्सिमम ऑफ कितना कंप्रेस करें सच दैट कि ये नेचुरल लेंथ है। अब एक चीज बताइए, सुनो, एक और कंसेप्ट छोड़ो, बाकी छोड़ो। अगर मान लो ये नेचुरल लेंथ है, अगर ये नेचुरल लेंथ है स्मॉल m और ये उसके ऊपर कैपिटल M, ये यहां से v स्पीड्स पे जाता है, ये स्प्रिंग अटैच्ड है। थोड़ा सा मेरी बात समझना, जैसे हवा में मत छोड़ना, क्योंकि इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं। ये v से ऐसा नेचुरल लेंथ से ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं ये v से नेचुरल लेंथ से ऊपर जा रहा है, करेक्ट? अगर ये नेचुरल लेंथ से v से ऊपर जा रहा है तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही ये ऊपर जाएगा छोटा वाला ब्लॉक और ये बड़ा वाला, बड़े वाले ब्लॉक को क्या नीचे स्प्रिंग फोर्स लगना चालू हो जाएगा और mg भी नीचे ही लगेगा, बट ऊपर वाले ब्लॉक को तो सिर्फ mg ही लगेगा। मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे ही नीचे वाला ब्लॉक ऊपर की नेचुरल लेंथ को क्रॉस करता है, उसके ऊपर स्प्रिंग का नीचे कंप्रेशन एलोंगेशन वाला नीचे फोर्स भी लगना स्टार्ट हो जाता है, पर ऊपर वाले पे ऐसा कोई फोर्स नहीं लगता। मान लो दो ऑब्जेक्ट ऐसे साथ में जा रहा है, बट पीछे वाले पे थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो पीछे वाला थोड़ा सा दूर 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 होना स्टार्ट हो जाएगा। बोलो, देखना कि यहां तक तो अपन समझ गए। अब मुझे एक चीज बताओ, दो गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी ये शाहरुख खान, ये गाड़ी सलमान खान, ठीक है? दोनों की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, दोनों की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। सलमान खान की गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और सलमान खान की गाड़ी को पीछे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, और शाहरुख खान की गाड़ी को लग रहा है 10 न्यूटन। सलमान खान की गाड़ी को नीचे पीछे फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन और शाहरुख खान की गाड़ी को पीछे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो मेरे हिसाब से अब ये दोनों साथ में नहीं चल सकते, अब इनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, अब इनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा, अब इनके बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। तो सेपरेशन बढ़ता है कब? या तो वो दोनों सेम अलग अलग स्पीड पे रहे, या तो दोनों पे अपोजिट फोर्स सेम रहे, या दोनों पे डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रहा हो। ठीक है सर, फिर आपने ऊपर जाते वक्त ही क्यों बोला अलग अलग? नीचे में जब यहां थे तो इस पे ऊपर लग रहा था kx और इस पे लग रहा था mg, और इस पे लग रहा था सिर्फ mg। तो नीचे वाले ब्लॉक पे ऊपर वाले पे नेट ऊपर वाला फोर्स थोड़ा सा ज्यादा था समवॉट ऊपर वाले ब्लॉक से, इसीलिए जब तक स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है
जब तक ये कभी डिटैच ही नहीं हो सकते। जैसे ही स्प्रिंग एलोंगेट होगी वैसे ही नीचे वाले ब्लॉक पे ज्यादा फोर्स लग जाएगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला ब्लॉक। नीचे वाले ब्लॉक पे ज्यादा फोर्स लग जाएगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला ब्लॉक। जैसे ही स्प्रिंग एलोंगेट हुई तो इस वजह से हमें सिर्फ उतना ध्यान रखना है कि हम उसका एम्पलीट्यूड उतना रख सकते सच दैट कि ये कभी एलोंगेट ना हो पाए। तो इससे यहां से नीचे हम x सिर्फ 2mg/k ही रख सकते ये एम्पलीट्यूड का। तो देखो यहां से यहां इस टाइप में ये SHM करता रहेगा ऐसा 2mg/k 2mg/k 2mg/k, तो ये कभी एलोंगेट ही नहीं हो पाएगा। तो मैक्सिमम x कितना हो सकता है सच दैट ये डिटैच ना हो पाए, दैट इज 2mg/k। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक ब्लॉक है 2m मास का, 2m मास का। यहां से एक स्प्रिंग लग रही है m मास की, इसके ऊपर m मास है, ठीक है। m मास की फाइंड आउट the maximum possible amplitude of m such that 2m will not lift up from the ground। मतलब आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बताना है m ब्लॉक का सच दैट 2m विल नॉट लेफ्ट अप फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब 2m ब्लॉक को उठना नहीं चाहिए ग्राउंड से, 2m ब्लॉक को उठना नहीं चाहिए ग्राउंड से, 2m ब्लॉक को उठना नहीं चाहिए ग्राउंड से, ठीक है ना। बताओ क्वेश्चन में क्या है, सिंपल आप समझो थोड़ा सा कि यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है। ये जैसे नेचुरल लेंथ, ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे कितनी आई हुई है mg/k, अगर आप समझोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन नीचे mg/k आई हुई है। तो अगर यहाँ पे mg/k नीचे है तो आप मेरे पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। ये 2m है, ये m है, ये m है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहां से वो mg/k है, यहां से वो mg/k है, करेक्ट। फिर अगर मुझे नीचे वाले ब्लॉक को उठाना है, मान लो मुझे 2m ब्लॉक को उठाना है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर, जस्ट उठाना है तो मुझे ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, जस्ट लगाना पड़ेगा 2mg, ठीक है ना। ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा 2mg। तो यहां पे इसको कौन फोर्स लगा रहा है, जैसे यहां पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सॉरी मैंने ये इक्विलिब्रियम नहीं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है नीचे वाले ब्लॉक की। ये तो स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, ठीक है। जैसी अगर देखोगे तो स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे गया हुआ रहेगा क्योंकि वो तो ब्लॉक है का मास m है, वो थोड़ा सा नीचे तो ले जाएगा। अब स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगाए इस ब्लॉक को ऐसा, तो स्प्रिंग अंदर कब खींचती है, स्प्रिंग अंदर कब खींचती है, अभी स्प्रिंग अगर कॉम्प्रेस है तो स्प्रिंग बाहर खींच दबाती है, बट स्प्रिंग अगर एलोंगेटेड है तो स्प्रिंग अंदर खींचती है। तो इसको अगर
2 mg फोर्स चाहिए इक्वल टू के एक्स। तो x कितना एलोंगेटेड चाहिए 2 mg बाय के, मतलब एलोंगेटेड चाहिए x 2 mg बाय के, x एलोंगेटेड चाहिए 2 mg बाय के, मतलब आप ऑब्जर्व करोगे तो नेचुरल लेंथ से उसने ऊपर 2 mg बाय के होना चाहिए, नेचुरल लेंथ से उसने ऊपर 2 mg बाय के होना चाहिए, सच दैट तभी तो वो 2 mg बाय के एलोंगेटेड रहेगी, तभी तो वो 2 mg बाय के एलोंगेटेड रहेगी। और जैसी वो यहां ऊपर आती है तो अब देखो स्प्रिंग कितना एलोंगेटेड है 2 mg बाय के, तो यहां पे कितना फोर्स लगेगा 2 mg, तो जस्ट उठने की टेंडेंसी रखेगी। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर मैं ऊपर तक 2 mg बाई के ले जाऊं सच दैट नीचे वाला ब्लॉक ना उठे, तो इसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए 3 mg बाय के, इसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए 3 mg बाय के। तो इस तरह से आप समझ जाओगे कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 3 mg बाय के होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट एक और सवाल, एग्जाम्पल। ठीक है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM, फाइंड टाइम पीरियड फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ SHM। तो यहाँ पे के है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये तो अपना कॉमन ही था। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, पहले अपन इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है अपना इक्विलिब्रियम पे बात करने वाला है, मान लेते वो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, तो यहाँ पे नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है t, अगर यहाँ t, यहाँ t, तो यहाँ 2t, यहाँ पे 2t, तो यहाँ 2t, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल टू के एक्स नॉट, और t इज इक्वल टू mg है यहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो के एक्स नॉट इज इक्वल टू 2mg। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई अपनी इनिशियल वाली, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई अपनी क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट वाली, करेक्ट। अब आता है सेकंड, अब नाउ वी एलोंगेटेड दिस ब्लॉक बाय x, तो अगर ये ब्लॉक x एलोंगेटेड है, सुनना मेरी बात, अगर ये ब्लॉक x एलोंगेटेड है, मान लो ये ब्लॉक यहाँ है, अब इस पे लग रहा है t, इस पे लग रहा है, मान लो t1 लग रहा, इस पे mg ही लग रहा है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी t1 होगा, यहाँ पे भी t1 होगा, मतलब अगर ये ब्लॉक t नीचे जा रहा है, x नीचे जा रहा है ये ब्लॉक, तो क्या ये पुली x/2 इधर जाएगी? अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो कंस्ट्रेन मोशन से देख लीजिए, अगर ये ब्लॉक x नीचे जा रहा है तो क्या ये पुली x/2 इधर जाएगी? सही है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया सर। अगर ये x/2 इधर जाएगी तो ये मास भी x/2 इधर जाएगा, मतलब स्प्रिंग में अब कितना और एलोंगेशन है, ये x/2 इधर चला गया। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा समझिए, जब ये नीचे जा रहा है, सुनना थोड़ी सी मेरी बात, तो ये वापस ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा विथ एक्सेलरेशन a, वापस ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा विथ एक्सेलरेशन a, है कि नहीं, विथ एक्सेलरेशन
ए। मैंने एक्सेलरेशन की इसलिए बात की क्योंकि दोनों पे एफ नेट जो लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है, इसीलिए मैंने सोचा x1 की ही बात, एक्सेलरेशन की बात कर लेते। देखो कैसे, ये अगर एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है तो ये a/2 एक्सेलरेशन से इधर आएगा, क्योंकि इसमें कंस्ट्रेन रिलेशन है ना, a और a/2। ये a/2 से इधर आएगा, इसको इधर कितना फोर्स लगेगा, k x0 प्लस x/2, क्योंकि x0 तो पहले ही एलोंगेटेड था, x/2 और हो गया। इधर लग रहा है 2t1, 2t1, करेक्ट। तो आप देख लीजिए दो इक्वेशन कैसे बनेगी, k x0 प्लस x/2 माइनस 2t1 इज इक्वल टू m a/2। फर्स्ट इक्वेशन इसकी, इसकी कैसे बनेगी, m a है कि नहीं, सेकेंड, ये सेकेंड बोल देते हैं, ये थर्ड बोल देते हैं, सही है। तो ऐसे दो इक्वेशन बनती है। कभी भी अगर ऐसा लगे कि दोनों पे एफ नेट अलग अलग लग सकता है और दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो इन्वॉल्व एक्सेलरेशन इन बिटवीन। आप ज्यादा दिमाग लगा के वो मत, डायरेक्टली मत सॉल्व करने लग जाइए। आपको यहाँ पे एक्स एक्सेलरेशन को इन्वॉल्व करिए। अगर जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2t1 माइनस 2mg इज इक्वल टू 2ma, तो आप इसको और इसको ऐड करिए तो आपको पता चलेगा के एक्स नॉट x/2 माइनस 2mg, क्योंकि 2t1 तो कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 5/2 ma, 5/2 ma। और आपको मालूम है के एक्स नॉट इक्वल टू 2mg, तो ये और ये तो कैंसिल। तो यहां से क्या है, के एक्स इज इक्वल टू 5/2 ma, और एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी ये x, ये 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे, 5ma, और ये आया तो ये आया 5, सॉरी k/5m इंटू एक्स। अब आप एक चीज देखिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 2π√5m/k। This is how we find SHM, time period of SHM. This is how we find time period of SHM. तो हो सके तो यहाँ तक कॉपी कर लो, बोलो सब। तो यहाँ तक अपन ने सॉल्व किया। अब इसके बाद अपन थोड़े से इजी इजी क्वेश्चन करते, सच दैट आपने एक बहुत बड़ा डोज देख लिया, तो आप थोड़ा सा इजी देखिए एक बार एग्जाम्पल। इसका टाइम पीरियड मुझे जरा जरूर बताइएगा। टिटिंग टिंग टिंग टिटिंग टिंग। ये ब्लॉक एम, के के के, बताइए इसका टाइम पीरियड क्या है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप के इफेक्टिव निकाल लीजिए। के इफेक्टिव मतलब, तो इसको आप इक्विवेलेंटली कैसे देखोगे, एम, और इसका के इफेक्टिव कितना आ जाएगा, k/2, और इसका के, तो इसका के इफेक्टिव 3k/2, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2π√m/k इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा 2π√2m/3k। This is how we solve this kind of problems. This is how we solve this kind of problems. अब आप एक चीज देखिए, एक और एग्जांपल।
ये m, ये k1 k2। बताओ इसका क्या होगा। इसको आप पैरेलल के तरह ही ऐड करेंगे ना, बोलो क्यों। क्योंकि अगर आप इसको x इधर ले जाएंगे तो ये वाले ब्लॉक पे इधर लगेगा k2x और इधर लगेगा k1x। तो एफ नेट कितना हो गया, -k1 + k2x। तो x ये कितना हुआ, -k1 + k2/m x। तो टाइम पीरियड कितना हुआ, 2π√m/k1 + k2। This is how we solve this kind of problems. This is how we solve this kind of problems. ऐसे सॉल्व करते हम, क्योंकि इस टाइप के सिस्टम को हम हमेशा पैरेलल ही मानते। देखो अब आएगा एक और क्वेश्चन जो कि आपका बहुत बखूबी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ही लाइन का क्वेश्चन है पर जनरली थोड़ा सा बच्चा इसको देख के डरता है। प्लीज आप मत डरिएगा। देखो, इफ द वेज slightly displaced, find out the time period। फाइंड आउट द टाइम पीरियड। ठीक है, क्वेश्चन ये है। अब देखो हकीकत में क्वेश्चन क्या है। ये वेज है 45 डिग्री का, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई हुई है और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई हुई है। एक स्प्रिंग यहाँ पे, एक स्प्रिंग यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ, if a wedge is slightly displaced then find the time period of SHM। then find the time period of SHM। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, आप करके दिखाओ फटाफट। सब करेंगे, बोलो सॉल्व करो फटाफट। कैसे करेंगे बताओ, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ये दोनों स्प्रिंग्स के लिए जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है, इसके लिए कोई अलग स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है। ठीक है, तो अब सॉल्व करो। इसका ओरिजिनल मेथड आप कभी नहीं भूल सकते। आपने आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा, सबने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा, सबसे हो भी गया होगा। किससे नहीं हुआ हुआ तो ये देखिए, सिंपल एक चीज है। यहां से मैंने इसको x आगे लेके गया, थोड़ा सा इसको आगे x ज्यादा ले जाते, x मैं इसको आगे लेके गया। ठीक है, तो ये पॉइंट x आगे गया है, मान लेते ये पॉइंट x आगे गया है। ठीक है, ये भी x आगे शिफ्ट हुआ है, ये भी x आगे शिफ्ट हुआ है, करेक्ट। तो ये कितना शिफ्ट हुआ, अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, तो ये कितना होगा x cos 45। ये कितना होगा x cos 45। मतलब ये स्प्रिंग में एलोंगेशन x cos 45 है। तो आप एक चीज देखिए, जब इसको इधर खींच रहे हैं तो आप इस ब्लॉक को ऑब्जर्व करेंगे, इस ब्लॉक को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये फील आएगा कि इसके ऊपर, इधर आप खींच रहे हैं तो इसके ऊपर kx इधर लग रहा है और एक kx/√2 इधर फोर्स लग रहा है, एक kx/√2 इधर फोर्स लग रहा है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, kx/√2 cos 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा kx/2। तो एफ नेट कितना हुआ,
3/2 kx, ए कितना है -3k/2m x, करेक्ट। तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2π√2m/3k, 2π√2m/3k। दिस इज हाउ वी फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस ब्लॉक। ऐसे आपको समझना है। देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने एलोंगेशन लिया, वो एलोंगेशन मैंने इस हिस्से में देखा, बट हमको तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स चाहिए था, तो पहले मैंने एलोंगेशन वाले का कंपोनेंट लिया, बाद में वो फोर्स वाले का फिर एक कंपोनेंट लिया, क्योंकि आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आपको क्या लेना है। स्प्रिंग कितना एलोंगेटेड है, स्प्रिंग एलोंगेटेड है तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगा रही है। ये सब पॉइंट अगर आप समझोगे तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसमें जनरली ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा ये सोचे कि इसका शेप बदल रहा है, पर इसका शेप बदलता नहीं, बिकॉज हम बहुत स्मॉल एलोंगेशन की बात करते, इतने बड़े एलोंगेशन की बात नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे दिखा आपको इसलिए बड़ा रहे क्योंकि अपने को सॉल्व करना है और आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ही अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा समझने की। K1, K2, K3, K4, करेक्ट। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको अगर लगता है कि आपको सॉल्व करते आता है तो आप कृपया कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसको क्वेश्चन को देख के डर जाते। ठीक है, इसको डरने वाला कोई बात नहीं है, मैं आपको करके पूरा दिखाता हूँ कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है इसका इक्विलिब्रियम वाला। इक्विलिब्रियम पे अगर अपन बात करें तो mg इज इक्वल टू टी, मान लेते टी था, mg इज इक्वल टू टी, करेक्ट। अब अगर अपन बात करें, सोचने वाली बात है कि अगर मैंने इसको नीचे x लाया, तो मान लेते कि ये वाला जो लेंथ है वो x4 आया नीचे, ये ऊपर आया x3, ये नीचे आया x2 और ये ऊपर आया x1। ठीक है, ऐसा अगर ये x हम एलोंगेट करेंगे तो ये वाला स्प्रिंग थोड़ा सा नीचे आएगा x4 से, ये वाला पुली थोड़ा सा ऊपर, और ये वाला x2, ये वाला। अगर ये पुली x4 नीचे आ रहा है, मान लेते आपको एक चीज तो समझ में आती होगी कि अगर मैंने यहाँ रोका और मैंने m बोला, तो अगर ये पुली अगर v से नीचे आ रहा है तो क्या ये 2v से नीचे आएगा? ये तो कंस्ट्रेन है, आपने न्यूटन्स लॉ में भी पढ़ा होगा, करेक्ट। इसी का कंसेप्ट मैं यूज करूंगा इस टाइप में। ठीक है, देखना आप ध्यान से। तो आपको एक चीज मालूम है, x इक्वल टू 2x4 प्लस 2x3 प्लस 2x2 प्लस 2x1, मतलब टोटल जो उसने वो एलोंगेट किया है वो x है। तो ये x में 2x4 भी आएगा, 2x3 भी आएगा, 2x2 भी आएगा, 2x1 भी आएगा, करेक्ट। यहां तक आपको ये चीज समझ में आती है। फिर अगर आप देखेंगे तो पहले इनिशियली इसका एलोंगेशन था x0
4, इसका एलोंगेशन मान लेते हैं x नॉट 3, इसका मान लेते हैं x नॉट 2, इसका मान लेते हैं x नॉट 1। करेक्ट। तो अब इसके ऊपर अगर टेंशन T लग रहा है तो इधर भी T, इधर भी T, इधर T, इधर T, इधर T, इधर T, इधर T, इधर T। करेक्ट। ऐसे सब पे T लग रहा है। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा। तो इसको अगर लगना है तो 2T इज इक्वल टू K1 x01 प्लस x1, 2T इज इक्वल टू K2 x02 प्लस x2, 2T इज इक्वल टू K3 x03 प्लस x3 और 2T इज इक्वल टू K4 x04 प्लस x4। ऐसा आया समझ में? यहां तक इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझना पड़ेगा। आया पॉइंट? तो ऐसे समझेंगे आप तो चीजें आपको ज्यादा आसानी आएगी। अब आप अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो अगर आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो टाइम टेंशन एट मीन पोजीशन, तो दैट इज इक्वल टू mg, दैट इज इक्वल टू mg। और आपको पहले एक चीज मालूम है, 2t इज इक्वल टू के एक्स 1 नॉट प्लस इक्वल टू के एक्स, मैं बताता हूं सब कुछ, 2 नॉट इज इक्वल टू के एक्स K2x 1 नॉट, K1x, K3x 3 नॉट, K4x 4 नॉट। ठीक है। देखो मैं बताता हूं कैसे। इज इक्वल टू 2mg। आपको एक चीज मालूम है कि यहाँ पे t है, यहाँ पे t है और यहाँ पे kx है, तो 2t इक्वल टू kx होगा ना। तो यही कंसेप्ट तो मैंने हर जगह पे यूज किया है इनिशियल में, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम सब में x1 नॉट एलोंगेटेड था, x2 नॉट एलोंगेटेड था, x3 नॉट एलोंगेटेड था, x4 नॉट एलोंगेटेड था। तो इस टाइप के सारे एलोंगेटेड थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था सॉल्व। तो अब देखो, अच्छा जी, तो सर के एक्स नॉट मतलब 2mg, इतना हम समझ गए। के एक्स नॉट मतलब 2mg। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता क्या? K1 x1 नॉट इज इक्वल टू 2mg, 2t माइनस 2mg अपॉन K1 इज इक्वल टू x1। लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को मैं ऐसा? बोलो, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख लिया? इसका मेन कंसेप्ट ये है कि आप ये कोई भी इक्वेशन लिखने से पहले एक चीज सोचिए, मैं करना क्या चाहता हूं। मैंने पहले जो लिया है इक्विलिब्रियम पे, वो सिचुएशन क्या ली? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन क्या थी कि t इज इक्वल टू mg, t इज इक्वल टू mg। और यहां पे t लग रहा था और ये इनिशियली था, तो अपन सीधा बोल सकते थे 2t इज इक्वल टू K1 x1 नॉट, और t इक्वल टू mg था, इसलिए अपन ने 2mg भी कर दिया। और ये अपन ने चारों स्प्रिंग के साथ किया, तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी ना चारों स्प्रिंग वाली। चारों स्प्रिंग। देखो देखो, फिर हम क्या करेंगे, फाइनली को पहले हमने इनिशियल को भी t मान लिया, फाइनल को अपन t डैश मान लेते। जब नीचे डिस्प्लेस किया है तो ये t1 है। करेक्ट। तो अगर अपन आगे बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे ये देख लीजिएगा। तो ये देखेंगे तो फिर सेकेंड इक्वेशन को अपन क्या लिखेंगे? सेकेंड इक्वेशन को अपन लिखेंगे 2t माइनस 2mg अपॉन K2 इज इक्वल टू x2। ऐसे ही अपन चारों को लिखेंगे 2t माइनस 2mg अपॉन K3 इज इक्वल टू x3 और 2t माइनस 2mg अपॉन K4 इज इक्वल टू x4। ठीक है, ये हो गया चारों का इक्वेशन 5 6 7 8। ठीक है, अगर हम तीनों ये चारों इक्वेशन को अगर ऐड किए
तो आपको ये चीज मालूम है कि ये ऐड करने के बाद ये चीजें आती है, ठीक है ना। देखो, अब हम चारों इक्वेशन को अगर ऐड कर रहे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 × चारों को ऐड करेंगे तो क्या होगा देखना, 2t - 2 mg 2t - 2 mg 1/k1 + 1/k2 + 1/k3 + 1/k3 + 1/k4, करेक्ट, ये आया। और आप देखो जब एक्सटेंड करोगे तो एफ नेट क्या है इस ब्लॉक के ऊपर, एफ नेट है, नीचे डिस्प्लेस हो रहा है तो एफ नेट क्या है ऊपर, एफ नेट है बेसिकली -t - mg, क्योंकि एफ नेट तो यही होगा, क्योंकि अगर आप नीचे डिस्प्लेस करो तो ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, नीचे डिस्प्लेस करोगे तो क्या वो ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, है कि नहीं। तो आप इधर देखिए, ये हो गया। तो आप इसको यहाँ पे एक भी चीज समझ सकते हैं कि जैसे 2 कॉमन आया तो ये 4 आया, 4 - एफ नेट, करेक्ट, और ये x/1/k1 + 1/k4, तो ये कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आएगा x माइनस साइन बाहर 1/4m 1/k1 + 1/k2 ... + 1/k4, ये है 1/k4 और ये हो जाएगा x। तो ये एक्सेलरेशन इस तरह से हम निकालते, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है। चलो आ जा, नेक्स्ट आता है एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा रहे सर, आप देखो ना, यही तो है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, सबसे मेन कंसेप्ट। ऐसा गया, वाह, ये है सिलेंडर, सिलेंडर मास है, रेडियस आर है, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है ना। तो फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, बताओ कैसे करेंगे। तो इस ये कंसेप्ट अभी तक पहली बार आया, इसमें रोलिंग है और इसको मैं बताता हूँ कैसे आप करेंगे, ठीक है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, जैसे ही आप इसको यहां से एक्स डिस्प्लेस आगे करते हो, ठीक है, आगे आपने एक्स डिस्प्लेस किया, आगे आपने एक्स डिस्प्लेस किया, ओके। तो यहाँ पे पीछे आपको फोर्स लगेगा, मान लो यहाँ आपने आगे एक्स डिस्प्लेस किया, पीछे फोर्स लगेगा के एक्स, और यहाँ अगर फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, सच दैट ये इसको ऐसा घुमा पाए, सच दैट ये इसको ऐसा घुमा पाए, है कि नहीं। तो आपको मालूम है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग, मतलब आपको इतना तो समझ में आ ही गया कि अल्फा इक्वल टू a/r, इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है ना। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। तो जब x इधर डिस्प्लेस हो रहा था और जाने की टेंडेंसी उसकी इधर है, तो एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस एफ नेट इक्वल टू के एक्स माइनस एफ। देखो ना, के एक्स अंदर और एफ उधर,
है कि नहीं, के एक्स माइनस एफ। तो यहाँ तक तो आपको यहाँ तक समझ में तो आया होगा, के एक्स माइनस एफ। अब फिर क्या होता है, यहाँ पे के एक्स माइनस एफ तो आपने लिख लिया। अब एफ कैसे निकाले, तो टॉर्क क्या है, बाय टॉर्क, क्योंकि ये रोटेट भी तो करेगा, एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। एफ आर और सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा। आर और आर कैंसल, आर अल्फा कितना होगा ए। एफ इज इक्वल टू एम ए बाय एफ इज इक्वल टू एम ए बाय टू। अच्छा जी, ये होता है एम ए, ये होगा माइनस के एक्स, ये होगा माइनस के एक्स। इसका डायरेक्शन है वो एफ नेट, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव ही है इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा प्लस एफ मतलब एम ए बाई टू, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -3 ma/2 इज इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस माइनस साइन खत्म। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2k/3m इंटू एक्स। एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव साइन। तो आप सीधा बोल सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√3m/2k, 3m/2k। देखो कैसे मैंने क्या किया, आप समझो क्वेश्चन को क्या किया मैंने। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं भी लगाए तो चलता है, देखो मैं कैसे करता हूँ। आप सिंपल एक चीज समझिए थोड़ा सा मेरा पॉइंट, कि अगर आपने x यहाँ पे डिस्प्लेस किया, x राइट हैंड साइड में आपने डिस्प्लेस किया, चलो ये x राइट हैंड साइड में, फिर पीछे फोर्स कितना लगेगा के एक्स, पीछे फोर्स लग रहा है के एक्स। और अगर यहाँ फोर्स लग रहा है तो ये ट्रांसलेशनल वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन जरूर लगेगा, ये वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन जरूर लगेगा। तो अगर हम x इधर डिस्प्लेस कर रहे तो नेट फोर्स किधर लगेगा, पीछे। तो ये ऐसा रोटेट करेगा, देखना टिटिंग 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 टिटिंग, लीनियर भी जाएगा और रोटेट भी होगा, मतलब ऐसा टिटिंग टिटिंग। अभी तक अपन ऐसा ही देख रहे थे, ऐसे से ये ऐसा करेगा, ऐसा। तो ये इधर जाएगा तो एफ नेट कितना होगा इस डायरेक्शन में, के एक्स माइनस एफ, के एक्स माइनस एफ। तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। तो टाइम पीरियड इस तरह अपन निकालेंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन देखते, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है तो थोड़ा सा कोशिश करना। यहाँ पे आपका फोर्स मेथड से टाइम पीरियड निकालना हो गया है, यहाँ से आपका फोर्स मेथड से टाइम पीरियड निकालना हो गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो देखना है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल, टू ब्लॉक्स of mass m1 and m2 are connected with a spring of natural length L and spring constant K, ठीक है। ऐसा है m1 ये m2, ऐसा है लाइंग ऑन स्मूथ, ये स्मूथ सरफेस है,
स्मूथ सरफेस, ठीक है। इनिशियली स्प्रिंग इज compressed by x naught. Initially spring is compressed by x naught. Initially spring is compressed by x naught. Initially spring is compressed by x naught. अब क्वेश्चन ये है, शो दैट मतलब ये जो लेंथ है ये नेचुरल लेंथ से x नॉट माइनस है। शो दैट two blocks will perform SHM about their equilibrium position. Correct. Also, first टाइम पीरियड फाइंड करना है, b एम्पलीट्यूड ऑफ ईच ब्लॉक, थर्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग as a function of time. लेंथ ऑफ स्प्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सही है। लेंथ ऑफ स्प्रिंग एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो यहीं तक देखते हैं आज। ये क्वेश्चन आप पहले घर से ट्राई कर लीजिएगा, करना होमवर्क के लिए भी समझना, और ये क्वेश्चन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको होमवर्क के इसमें भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन को अपन आज होमवर्क के लिए रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन एनर्जी मेथड पढ़ेंगे, एनर्जी से हम कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में और तब तक के लिए जय हिंद।